Good morning students. Today I will teach you next chapter of 10th class Federalism. Today a new topic I will teach you of Federalism. Today's topic is what makes India a federal country. फेडरलिज्म की कौन-कौन सी फीचर जो है वो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती है, आज हम ये पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले भारत की बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की थी और ये इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें काफी झमेला किया एंड इंडियन ग्रेट फ्रीडम फाइटर सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ नेशन। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारत के संविधान निर्माताओं के अंदर एक समस्या उनके सामने आई। वो समस्या थी कि भारत के रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे संगठित किया जाए, क्योंकि उसमें भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था और उसमें से जो प्रिंसली स्टेट्स भारत में नहीं मिलना चाहते थे, भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, जिसमें से थे हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है भारत में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने में। 1956 में एक एक्ट पास किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, एक एक्ट 1956 में पास किया गया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन याद रखिए, भारत को संविधान में कहीं भी फेडरल का प्रयोग नहीं किया गया। भारत के संविधान में फेडरल का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में, संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इट इज सेट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल नंबर 1, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बैकग्राउंड में मैंने पहले लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ कंट्री। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे रजवाड़े भारत के भाग बने। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 1 में भारत के संविधान में यह कहा गया कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा और इसलिए आज भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नंबर 3, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। भारत का जो शासन है, भारत का जो गवर्न है, वो फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर आधारित होगा। भारत के संविधान में फेडरलिज्म का योग यूटिलाइज नहीं किया गया है, उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इट मस्ट बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ फेडरलिज्म। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फेडरलिज्म में जो है वो डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स होती हैं।
स्टेट, सेंट्रल, 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। तो हम देखते हैं कि भारत में भी इस तरह की लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हर लेवल की गवर्नमेंट भी है, जिसमें पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट ऑफ 73rd जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और 74 जो है वो अमेंडमेंट संविधान में हुआ था, जिसके अनुसार लोकल गवर्नमेंट को सेटअप जो है वो भारत में किया गया था। तो ये फेडरलिज्म की जो फीचर है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म में जो वो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स होगी, तो भारत में भी ये विशेषता एप्लीकेबल होती है। तो फेडरलिज्म की ये जो फीचर है, डिफरेंट लेवल ऑफ फेडरलिज्म, ये पूर्णतः एप्लीकेबल होती है भारत के अंदर, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। नेक्स्ट जो हमारी फेडरलिज्म की है कि द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट change in the fundamental provisions of the constitution। fundamental provisions of the constitution में सिंगल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। भारत के संविधान के मौलिक ढांचे में, फंडामेंटल प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं कर सकती सिंगल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। इस चेंज को करने के लिए लोकसभा के इस चेंज को करने के लिए तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों की मेजॉरिटी लेनी होगी, 2/3 मेजॉरिटी लेनी होगी, और राज्य आधे से ज्यादा राज्यों का मेजॉरिटी लेनी होगी। भारत में भी ऐसा है, अगर किसी फंडामेंटल प्रोविजन में कोई चेंज करना है तो भारत में अगर 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में से आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा, अगर किसी फंडामेंटल प्रोविजन में लोगों को संशोधन करना है। इसी तरह से पार्लियामेंट के दोनों जो सदन है, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो लोअर हाउस हो, उसके 2/3 मेजॉरिटी का समर्थन प्राप्त करना होगा, अगर हमने कहीं भी फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज करना है। नेक्स्ट हमारी फेडरलिज्म की विशेषता है द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। तो फेडरलिज्म की ये विशेषता है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का संविधान के द्वारा अस्तित्व होगा। तो भारत में भी ये विशेषता जो होती है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया है। हर राज्य की जो वो अपना अस्तित्व है, हर राज्य का अपनी क्षेत्र में अस्तित्व है, अथॉरिटी है। तो ये फेडरलिज्म की जो विशेषता है वो पूर्णतः एप्लीकेबल होती है भारत के ऊपर, और ये जो विशेषता है वो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती है। नेक्स्ट हमारा है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फेडरलिज्म की नेक्स्ट जो हमारी फीचर है कि हर गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम तो वो क्लियरिफाई होना चाहिए संविधान के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, उसका संवैधानिक रूप से जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इनकम के साधन उन्हें कहां से प्राप्त हो। तो भारत के अंदर अगर आप बात की तरफ देखें तो
ऊपर जो वो शासन करती है। एंड बट ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdictions in specific matters of legislation, चाहे कानून बनाना है, चाहे टैक्स लगाना है, और प्रशासन से संबंधित हर गवर्नमेंट का जो मेकैनिज्म में एक jurisdiction होता है, एक दायरा होता है। तो भारत की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और हर गवर्नमेंट का जो वो अपने दायरे में रहते हुए कानून बनाती है, टैक्स लगाती है, और प्रशासन संबंधित जो वो रूल्स बनाती है। तो फेडरलिज्म की ये जो विशेषता है वो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फीचर है फेडरलिज्म की कि कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कोर्ट को जो है वो कोर्ट के पास ही पावर होती है संविधान की व्याख्या करना। कोर्ट की ये पावर होती है टू इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, लोकल बॉडीज की क्या पावर्स हैं। द हाईएस्ट कोर्ट इज एन एम्पायर। जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट जो वो प्लेड ए रोल एज एन एम्पायर। एम्पायर के रूप में जो वो एक रोल अदा करता है इफ द डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर दोनों सरकारों के बीच में किस तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो एक एम्पायर के रूप में जो वो रोल अदा करता है। उनके बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, एंड in the exercise of their respective powers as well as in the exercise of their respective powers। अपनी पावर्स को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो फेडरल सिस्टम में जो वो सुप्रीम कोर्ट वो इस प्रॉब्लम का हल करता है। तो ये जो फेडरलिज्म की जो ये फीचर है वो पूर्णतः भारत में भी एप्लीकेबल होती है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एम्पायर के रूप में, एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में रोल अदा करेगा। अगर भारत की सरकार और भारत की राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है किसी कानून को बनाने के संबंधित में या बाउंड्रीज को लेकर के, इस तरह का कोई भी विवाद होता है तो कोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो वो इंटरफेयर करने का पूर्णतः अधिकार है और उसका सॉल्यूशन निकालने का पूर्णतः अधिकार है। नेक्स्ट हमारी फीचर फेडरलिज्म की रहेगी आइडियल एस्पेक्ट ऑफ फेडरल सिस्टम, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो डियर स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि फेडरलिज्म में जो प्रशासन है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर और एग्रीमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकारों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एग्रीमेंट है वो अगर अच्छा है तो वो कंट्री जो वो आगे बढ़ेगी। तो फेडरलिज्म में ये होना चाहिए। तो फेडरलिज्म की ये विशेषता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट शुड बी क्लियर होना चाहिए और कोऑपरेशन आपस में होना चाहिए। तो भारत फेडरलिज्म की जो विशेषता है, ये फीचर है वो भारत में पूर्णतः एप्लीकेबल होती है।
विषय आते हैं जिसके ऊपर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें नेशनल लेवल के जो है वो विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी, फॉरेन, डिफेंस से संबंधित कार्य, ये सारे जो है वो यूनियन लिस्ट में सम्मिलित होते हैं। इनके ऊपर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। नंबर सेकंड हमारी है, सेकंड लिस्ट हमारी है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो विषय शामिल किए गए हैं वो स्टेट लेवल के, रीजनल लेवल के विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इत्यादि जो है वो विषय जो वो स्टेट लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उन विषयों के ऊपर स्टेट ही कानून बना सकती है। इसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है कि स्टेट लिस्ट में अगर कोई विषय को, किसी विषय को सेंटर नेशनल लेवल का घोषित कर चाहती है तो उसको नेशनल लेवल का घोषित कर सकती है और उसके प्रति कानून बना सकती है। थर्ड लिस्ट हमारी है कॉर्पोरेट लिस्ट, हिंदी में इसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। और फिर लिस्टों में जैसे हमारा है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट को हम क्या कहेंगे संघ सूची, और कॉर्पोरेट स्टेट लिस्ट को हम क्या कहेंगे राज्य सूची, और कॉर्पोरेट लिस्ट को हम क्या कहेंगे समवर्ती सूची। तो इस सूची में, इस लिस्ट में जो जितने विषय शामिल किए गए हैं उन विषयों के ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती है। तो इसमें जो सम्मिलित है वो मैरिज है, अडॉप्शन है, ट्रेड यूनियन इत्यादि जो विषय हैं वो कॉर्पोरेट लिस्ट में शामिल है। लेकिन याद रखिए, अगर कॉर्पोरेट लिस्ट में सम्मिलित विषयों के बीच में अगर किसी विषय के ऊपर राज्य सरकार भी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और उस विषय के प्रति दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो किसका कानून एप्लीकेबल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होगा। क्योंकि भारत में जब शक्तियों का विभाजन किया गया था तो उसमें सेंटर को सुप्रीम बनाया गया। सेंटर में जो वो अपने पास अधिक शक्तियां रखी हुई हैं। ये नहीं है कि राज्य के पास शक्तियां नहीं है, राज्य के पास शक्तियां भी है, लेकिन सेंटर जो उसमें सुप्रीम बनाया गया। भारत के अंदर कौन सा देयर आर टू रूल्स ऑफ फेडरलिज्म, मैंने आपको बताया था टू रूल्स ऑफ फेडरलिज्म, मैंने आपको बताया थे। एक मैंने आपको बताया था कमिंग टुगेदर और दूसरा मैंने आपको बताया था होल्डिंग टुगेदर। तो भारत में कौन सा फेडरलिज्म का रूल एप्लीकेबल होता है? कम होल्डिंग टुगेदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो होल्ड करती है। मैंने आपको बताया था ग्राफिक में यहाँ पर उस पिछले वीडियो में कि ये सेंटर है, ये यहां से स्टेट्स के ऊपर होल्ड कर रही है, स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि भारत में जो शक्तियों का डिवीजन किया गया है सेंटर में, सेंटर की जो डिवाइड की गई है, क्योंकि इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री और इस कंट्री ने जो अपने प्रशासन को चलाने के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये मान लीजिए ये स्टेट्स है, ठीक है, ये स्टेट्स है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपका एचपी हो गया, ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, हालांकि ये मैप नहीं दिया था, ठीक है, मैं आपको बता दूं जैसे एचपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी स्टेट्स के आगे ये सभी स्टेट्स हैं। तो सेंटर जो वो यहां से स्टेट्स के ऊपर होल्ड कर रही है,
पंचायती राज को 29 विषयों के ऊपर वो कार्य कर सकती है। और म्युनिसिपल पार्टी में जो अमेंडमेंट हुआ था, म्युनिसिपल पार्टी जो 74 अमेंडमेंट के अनुसार बनी थी, उसके अनुसार वो 18 विषय के ऊपर नगर पालिकाएं तो वो कार्य कर सकती हैं। तो ये सारी जो वो फेडरलिज्म में जो पावर जो होती है वो 2 लेवल और 3 लेवल के ऊपर डिवाइड होती है। तो भारत में भी जो वो पावर्स का डिवीजन हुआ है, तो फेडरलिज्म में जब पावर का डिवीजन हुआ है तो भारत में भी पावर का डिवीजन होता है। तो ये जो विशेषता है फेडरलिज्म की, भारत को फेडरल कंट्री बनाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।